अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे वो खोता जो हमने अपने हाथों से खूह में फेंका बनाम सरकार। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब के साथ, जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। अभी दवाइयों के हवाले से हम एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देख रहे हैं। कोई एक्टर्ना के नाम से दवाई है, एक्टरमा, वो उसको लेके लोग बड़े परेशान हैं। सोशल मीडिया मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग वीडियोस दे रहे हैं कि भाई हमसे 50,000 ज़्यादा ले लो, वो दवाई दे दो। वो दवाई रोश कंपनी की है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 4-4, 5-5 लाख रुपए में मिल भी रही है, जो उसका पूरा सेट है। तो ये क्या हो रहा है सर? ये जो दवाइयाँ इस वक्त चंद 2-3 दवाइयाँ इस कैटेगरी के अंदर हैं कि जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं लिमिटेड मौक़ों के ऊपर, मगर ये सारी दवाइयाँ जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल हैं। अच्छा, ये कोई हतमी इलाज नहीं है कोविड का। ठीक है। ये बहुत कम लोगों के ऊपर असर करती हैं और वो भी असर बड़ा कम नौइयत का है इनका। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये अगर एक बंदा है वो वेंटिलेटर पे जा रहा है तो लगाएंगे तो हो सकता है 2-3 दिन बाद जाए। तो ये जान पूरी तरह बचाने की भी इनमें सलाहियत नहीं है और अभी तक ये प्रूवन भी नहीं है। यानी कि उसमें ये कोई एश्योरिटी नहीं है कि उससे ठीक हो जाएंगे। तो लोग बार डॉक्टर्स क्या लिख के दे रहे हैं ये, फिर कि लोग इस तरह पागल हो गए हैं? मेरी गुजारिश है आपके वसातत से कि जो भी डॉक्टर हजरात इनको लिख रहे हैं उनके भी इल्म में अभी, क्योंकि ये अभी स्टडीज़ इनके ऊपर हो रही हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इनको प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि मरीज़ जो है वो ये दवाइयाँ पूरी दुनिया में मतलब थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल अवेलेबल हैं। हाँ। क्योंकि ये वो दवाइयाँ नहीं हैं जो कोविड के लिए ख़ास बनाई गई हैं। हाँ। ये वो दवाइयाँ हैं जो किसी और चीज़ में इस्तेमाल होती थी। अच्छा, फिर एक दवाई थी वो रेमडेसिविर जो आ रही थी, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अब वो भी कारामद नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडी आ गई है। उसके भी ट्रायल्स हो रहे थे, अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, मगर उस ट्रायल के अंदर जो इस वक्त उसकी जो खबरें आ रही हैं वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। यानी कि उसके बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं अभी नहीं है। वो भी ऐसी एक दवाई है जो पहले और किसी चीज़ के लिए बनाई गई थी। अच्छा, और अब कोविड में इस्तेमाल। चलें, कोविड की बात लेके अब हम, चूँकि हमारा लाइफस्टाइल ही बदल गया, ज़िंदगी बदल गई है, मास्क, हमें टीवी के ऊपर भी हम सारे मास्क पहन के बैठे हुए हैं। ये अभी कोई ऐसी दवाई है जो बहुत ज़्यादा इसके लिए इफ़ेक्टिव हो और वो मिल भी रही हो इस तादाद में, ऐसे कुछ है? देखें, कई चीज़ें हैं जो बड़ी सिंपल हैं। अगर आप किसी भी मुख्तलिफ टीवी पे न्यूट्रिशनिस्ट के इंटरव्यू आते रहे हैं, नंबर 1 तो ये कि मतलब रिस्क फैक्टर हैं मुख्तलिफ लोगों के। ठीक है। मिसाल के तौर पे 60+ है, किसी को अस्थमा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किसी को हेपेटाइटिस हुआ था, किसी को कैंसर की कोई दवाई दी गई है। ये इन सब लोगों को चाहिए कि ये क्वारंटाइन में रहे। जी ठीक है। और जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके बच्चे भी उनको दूर दूर से मिलें, उनके करीब ना आए। जी ठीक है। क्योंकि इन लोगों का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का भी रिस्क प्रोफाइल अगर निकालें तो हमारी इस वक्त जो कैजुअल्टीज़ हैं वो 2% है, मॉर्बिडिटी जो है वो 2% है, मगर जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसकी मॉर्बिडिटी 4% है। अगर उसको डायबिटीज़ है तो 6% हो जाती है। अगर उसको अस्थमा है या वो मोटापा है या कोई और बीमारी है तो वो कोई 10% तक चला जाता है। दवाइयों पे दोबारा वापस आते हैं। जिन लोगों का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो अपने आप को अलहदा कर लें और अपनी हिफाजत करें किसी से ही मिलने से। खसूसन ये हो रहा है बच्चों से, घर के और अफराद से जो घर में रह रहे होते हैं उनसे हो जाता है, चाहे वो बुजुर्ग बाहर ना भी जाते हैं, लेकिन तो बच्चों से और जवान जो घर से आना बना जिनका बाहर, ये 80% लोगों में तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनको। अगर वो आगे जब किसी बुजुर्ग को या किसी और ऐसे कॉम्प्रोमाइज बंदे को देते हैं तो उसके लिए ये जानलेवा साबित है। सर, अभी एक बात हम कर रहे थे तो पता चला कि मेडिसिन, क्योंकि जब हम पिछली बार मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने कहा कि हम बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से लेते हैं। अभी इंडिया से हमने एक्सपोर्ट एकदम से रोक दी हुई है, उसकी नैब में इंक्वायरी भी चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में केस भी चला था। तो आपको मुश्किल नहीं आ रही दवाइयाँ बनाने में? इस वक्त देखें, ये पाकिस्तान में एक किस्म की मेडिकल एमरजेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 3 हफ्तों से इंपोर्ट जो है वो हमारे पोर्ट्स पे माल आके पड़ा हुआ है। इंडिया से आया वो रोका हुआ है। ठीक है, वो रोका हुआ है और ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि जो कैबिनेट ने फैसले हुए थे और जो उसके मुताबिक नोटिफिकेशन, कैबिनेट में ये सवाल उठाया गया था कि अगर सिर्फ जान बचाने वाली दवाइयाँ मंगानी थी, आप लोगों ने वहाँ से वो क्या कहते हैं मल्टीविटामिन्स मंगवाने शुरू कर दिए। देखिए, एज चेयरमैन मैंने अपने सारे मेंबरान को कहा था
कि आप लोग कम से कम चीज़ों का इन्हिसार इंडिया के ऊपर करें। और जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हमारी इंडिया से हैं वो तकरीबन 30-40% कम हो गई। तो जो उनमें जो 90% दवाई हैं वो जानलेवा हैं। हमने तो यही कहा था कि जानलेवा ही आनी चाहिए, जानलेवा, जान बचाने के लिए, जो जान बचा लाइफ सेविंग ड्रग जो हैं वो उनकी इजाज़त होनी चाहिए। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स की इजाज़त होनी चाहिए, मगर तो वो भी नहीं दे रहे, वो भी रुक गई, से वो भी बंद की हुई। तो आपको मुश्किल आ रही होगी इसमें? नहीं, इस वक्त ये लग रहा है कि आम दवाइयाँ जिस तरह पैरासीटामोल है, ये आइब्रूफेन है, आइब्रूपोफेन है और मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं, ये हमें लग रहा है कि अगले 2 हफ्तों में ये अवेलेबल नहीं होंगी। और इसकी ज़िम्मेवारी हमारी एसोसिएशन की नहीं होगी, ये हुकूमती इक़दामात की वजह से इनकी किल्लत जो है वो होगी। यानी कि खतरनाक सिचुएशन एक और पैदा होने जा रही है। ये हम देखें, एक तो अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती है, हम अपने लिए खुद मुश्किलात इकट्ठी करते रहते हैं। और ये मैं, आपको क्या लगता है कि ये इतने सादा हैं या इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ये क्या कर दिया? नहीं, देखें, अगर किसी बंदे ने कोई गलत काम भी किया और उसकी इंक्वायरी अगर हो रही हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी दुनिया, पूरा कारोबार ही बंद कर दिया जाए। कि मतलब अगर मतलब 100 शुगर मिले हैं और 2 मिलों ने कोई गड़बड़ की है तो आप 98 को तो नहीं बंद कर सकते। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको अभी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कैसे करके इंक्वायरी शुरू करनी है? नहीं, अगर शुरू करें या ना करें, मतलब ये जो आम कंपनियां जो माल मंगा रही हैं उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यानी कि ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और भी लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये कोरोना का जो केस है, कोरोना का जो वायरस है स्पेशली, ये हमारे मुल्क में अजीबो गरीब तरह के रंग दिखा रहा है और इसके रंग दिखाने के साथ साथ हमारी हुकूमत, हमारी क़यादत जो सी है वो भी और तरह के रंग दिखा रही है। वो इस तरह दिखा रही है, ज़रा जाके सुन लें, क्योंकि मैं जो बार बार कहता रहा हूँ कि हुकूमत कन्फ्यूज़ रही है, हुकूमत कन्फ्यूज़ रही है। वो कन्फ्यूज़ कैसे रही है, उसके बाद मेरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेरे पास जो दलील है वो ज़रा जाके सुने। इमरान खान साहब शुरू में क्या कहते थे कि कोरोना क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना एक वायरस है जो सिर्फ बुजुर्गों को होता है और ये फ्लू की तरह की एक चीज़ है, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना, आपने ईजी रहना है और कुछ ऐसी वैसी हरकत कोई नहीं करनी। लेकिन उसके बाद अचानक जो ही ये बदलना शुरू हुआ और लोगों ने जितना ईजी रहना शुरू किया, लोग रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ये सिर्फ एक फ्लू है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा खिताब किया तो उन्होंने कोरोना की डेफिनेशन क्या दी वो भी ज़रा जाके देख लें। तो ये कन्फ्यूजन थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था और वो कन्फ्यूजन मैंने आपको बता भी दी है कि क्या कन्फ्यूजन थी। अगर ये कन्फ्यूजन और ये शुरू पहले दिन से बताया जाता कि ये मुश्किल है, घड़ी है और इसमें पूरी कौम को मुनज़्ज़म रहना पड़ेगा और एहतियात करनी पड़ेगी और इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आज नौबत यहाँ पर ना आती। आए उन लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की कुछ चुनिंदा वायरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक के साथ, जो प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं वायरोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, वायरस जो सा है ये तो फैलता ही जा रहा है और फैल फैल के समझ नहीं आ रही इसने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। इसके जो फैला है, जिस तरीके से फैला है, क्या इसने नेचुरली इसी तरह फैलना था या इसके फैलाव में हमारी जो हुकूमतें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका हाथ भी है? आपने ये सवाल जो है ना बहुत ही दिलचस्प किया है। अच्छा, ये इस तरह नहीं फैलना था। अच्छा। इससे ज़्यादा तेज़ फैलना था। इससे ज़्यादा तेज़ फैलना था। अच्छा, ये जो सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं जून में, ये शायद मार्च में हो जाती। अच्छा, ईरान को आपने देखा, ठीक है, इटली को आपने देखा। ठीक है, हालात ये थे कि हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। ठीक है, तो मेरा गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक नहीं, लेकिन उनकी हर एक कमेटी का मैं रुकन। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं, ये हो क्या साथ बैठता हूँ। हाँ, तो हमने ये जनवरी में तैयारी शुरू की थी इसके रिकॉर्ड रोकथाम के लिए, बहुत कोशिश की। हमारा ख्याल था चीन से आएगा, तो चीन से आने के रास्ते हमने बंद किए। पूरी कौम ने कहा कि बच्चों को ले आओ 28,000, हम उनको लेके नहीं आए। और फिर पता ये चला कि वो हमारा फैसला इसलिए ठीक था कि माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे बच गए। ले आते और साढ़े को संभाले नहीं जाने थे। बिल्कुल संभाले भी नहीं समझाने। और दूसरा ये था कि वो रास्ते में आते हुए जो वायरस फैलाते जहाज़ों के अंदर, ठीक है, और वो उसको हमने अवॉइड किया। ठीक है, फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ ईरान से आ गया। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चोर जो है ना वो ये पूछ के नहीं आता कि उसने दरवाजे से आना है कि रोशनदान से। अच्छा, आप वायरोलॉजिस्ट हैं और अभी आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लगता है कि पीक आ गया है इस वायरस के फैलाव का? देखिए, जहाँ तक इस मुल्क का ताल्लुक है ना, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े शहर हैं और गांव हैं और दूर दराज इलाके। जी, ठीक है। मैं जो एतमाद के साथ कह सकता हूँ ना लाहौर के लिए,
इस्लामाबाद और फिर मैं कराची, लाहौर के साथ गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात भी देखा। जी ठीक है। यहाँ पे तो पीक आ चुकी, आ गई पीक, ये पीक है। ये पीक। आज के दिन में यानी कि पिछले दिनों में जो हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ था वो 105 था। देखिए 100 डेथ रेट को ना गिने, मैं वायरस की पीक की बात करता हूँ। जी ठीक है। क्योंकि जब वायरस लगता है तो मवाद 3 हफ्ते बाद होती है। अभी पर डे 5000 शुरू हो गया पर डे। वायरस जब लगता है तो मरीज़ जो है वो अमूमन 3-1 हफ्ते निकाल जाता है। जी ठीक है। इसलिए जो आज पीक देख रहे हैं ना, इसके नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िर कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसके जो असरात होने हैं वो आप 3 हफ्ते बाद देखें। ठीक है। तो जून के आखिर में आप देखेंगे शरह अमवात एकदम बढ़ेगी, जून के आखिर में बढ़ेंगे, और फिर जुलाई के मिडिल तक मेरा ख्याल है जाएगा सूरत हाल। उसके बाद शायद कुछ बेहतरी आए। लेकिन आपने जो फरमाया है कि ये जो डेथ्स हैं, ये वो सारी वही डेथ्स हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। अभी तो वो पता ही नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं हो रही। जो नहीं हो रही वो मुझे इल्म है कि वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोग एक चीज़ सुनना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी इसका सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके फैलाव में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह ये ईद के दिनों में दुनिया ने शॉपिंग की है और दुनिया ने ये कहा है कि वायरस वायरस कोई नहीं है, उसके असरात हमें अब नज़र आ रहे हैं। क्या ये सच है? देखिए, हमने मई के वस्त में इस हुकूमत को बता दिया था 15वें रोज़े के करीब कि खुदा के लिए ये लॉकडाउन रखें, लाहौर के हालात बड़े ख़राब हैं। आपने कह दिया था लॉकडाउन रखें, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने भी कहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी समरी बनाई थी। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो किसने नहीं मानी? फेडरल ने नहीं मानी, ऊपर से नहीं मानी, पीएम साहब ने नहीं मानी। इन शॉर्ट नाज़रीन आगे चलें। अब ये है कि उन्होंने कहा कि जी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाएं। ठीक है। ठीक, जो कहते हैं करें। हाँ। हम SOPs बनाते रहे ठीक है। कि जी इस तरीके से शॉपिंग करेंगे, ऐसा कुछ इस नहीं तरीके से सफ़र करेंगे। नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आप SOPs लिखें जिस बंदे के लिए, जिस जाहिल कौम के लिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, हाँ। आधे तो पढ़ते नहीं, पढ़ ही नहीं सकते, और आधों को यकीन नहीं है वायरस पढ़ते हैं उन्होंने अमल ही नहीं करना। आधों को वायरस पे यकीन नहीं। ठीक है, इन्होंने टूट के शॉपिंग की। अभी एक फोर्ब्स में एक मैगजीन, फोर्ब मैगजीन है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में हांगकांग की एक स्टडी डाली गई है। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन वर्स्ट तरीन मुल्कों में से एक है जिसने बड़ी बुरी तरह कंट्रोल किया है, इस वायरस के साथ निपटा बहुत बुरी तरह। क्या ये ठीक है? शुरू के दिनों में जैसे कि मैंने कहा मार्च में और अप्रैल में हमने निपटा है, बहुत कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि आपके वसाइल जो है ना वो जवाब दे जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हाँ चलें आगे। आप मीडिया पर सुने ना, जब आए हैं ईरान से, हाँ जी, क्वारंटाइन किया, फिर इन्होंने लॉकडाउन भी किया और ठीक ठाक किया है। फिर इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद किया। ठीक है। फिर लोगों को, अब मसला ये था कि कोई भी, लेकिन उस स्टडी में ऐसा क्यों आया? फिर उस स्टडी में ये भी आया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क है। वह ये है कि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं। जब हुकूमत ये कोशिश कर रही थी, आपके कानूनदान, हाँ आपके उलमा, हाँ ठीक ठीक है, आपके वो लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आथर थे, हाँ ठीक, इन लोगों ने एक बड़ी तादाद ने कहा कि वायरस आएगी। जून के एंड तक तो हम खतरनाक हालात के सामने, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे। एक दिन बड़ा मुश्किल है। 15 जुलाई को शायद उसके बाद हमारे हालात बेहतर होना शुरू। हमारे PM ने भी यही कहा। हम अभी सवाल चला के भी आए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये वायरस जो सा, उन्होंने इस वक्त कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि ये वायरस जो सा है ये फ्लू है। देखिए, ट्रंप ने भी ये कहा था, मजाक उड़ाया था ना। ये मतलब ये था कि ये सियासतदानों का मसला नहीं था, ये डॉक्टर्स का ये हमारा मसला था। हमने एज ए वायरोलॉजिस्ट जब उनको कहा कि ये कुछ होगा, तो आप यकीन कीजिए, मैं वो बातें नहीं करना चाहता हुकूमत की हर मीटिंग में, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन हमारी ये मजबूरी है। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आप अनारकली को बंद करें, बाज़ार को, पिछले को बंद करें, सदर बाज़ार को बंद करें, उन्होंने मुझे कहा कि 10,000 बंदा रोटी कमा के जाता है इधर से अनारकली से, रोटी कमा के जहर लेके चला गया वो अपने साथ अपने घर में। अब उनको भूखा मारेंगे तो क्या होगा? अब मैंने एक मिसाल दी है, वो आज भी दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है, वो हो नहीं सकता इस मुल्क में, दुनिया में नहीं हो सकता। वो मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर घरों के अंदर हर घर में 1 महीने का खाना दे दें, बाहर से ताला लगा दें,
और लोगों को कहें कि आपने निकलना ही नहीं, तो वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हमारा कंट्रोल नहीं ठीक था ना, इन शॉर्ट तो यही है ना। आप मुझे ये बताएं कि हमने बंद की ट्रैफिक, ईरान से तो नहीं बंद हुई ना, आ गए, फिर अफगानिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लोग आते जाते हैं, हमें कहते हैं कि जी उनकी वो जो है ना ट्रैफिक ख़त्म हो गई तो तजारत ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे, ये करें। आए हैं ना लोग, तो वो जो लोग आए, आने के बाद हम उनका पीछा नहीं कर सके, और उसके बाद जब वायरस मुल्क के अंदर फैला है, अब ये वेव सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अब हमारा कंट्रोल खत्म है। गवर्नर साहब ने कहा कि टिकटॉकर्स जो उनसे हैं वो उनको बताएंगे कि कोरोना। आप मुझको बताएं कि टिकटॉकर क्या बताएं? वो गवर्नर साहब ने बताया। नहीं, वैसे मैं पूछता, मेरे लिए काबिल एहतराम है टिकटॉकर्स भी और गवर्नर साहब, लेकिन नहीं, टिकटॉकर तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं गवर्नर साहब का एहतराम करता हूँ, मैं उस ओहदे का एहतराम करता हूँ, उस शेर का, मुझे सर मुमलकत का एहतराम करता हूँ, उनकी शख्सी उनके उहदों पर मैं लेकिन आप मुझे टिकटॉक का बताएं। आप नहीं कन्विंस कर सके मुझे लगता है फिर लोगों को। आप मुझे एक बात बताएं, कुछ अर्सा पहले, मैं ये बात इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, हाँ। इन्होंने कहा जी टैक्स जमा करने के लिए हमने ख्वाजा सराओं की मदद की। हाँ। आपको याद है ना? जी जी मुझे कि वो तबले बजाएंगे उनके घरों के बाहर, हाँ जो टैक्स नहीं देते। हाँ जी। आप ये बताएं कि क्या ये चीज़ हो सकती है? हम ऐसे ऐसे तजुर्बात इस मुल्क में करते हैं जो हमारी इख्तरा होती है। असल में हमारे जो हुक्मरान है ना, साइंसदान है, वो हर तजर्बा करके देखना चाहते हैं कैसे करके शायद चल जाए, लेकिन चल नहीं पा रहा। नहीं, वो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मैं चूँकि इनके साथ बैठता हूँ, उधर आके साथ, यकीन कीजिए बेचारे सिंसियर हैं, करना चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन होता नहीं। उनके पीछे जो प्रेशर है उनके बस में नहीं है ना। देखिए सर, एक बंदा, एक साइकिल है, उस साइकिल पे आप 2 सिलेंडर ही रख सकते हैं ना, 2 बोतल रख सकते हैं पानी की, अब उसके ऊपर ट्रक जितना वजन तो नहीं ला सकते। उस साइकिल ने तो साइकिल ही रहना है। अब आप कहते रहे मुझे कि ये साइकिल नहीं है, ये हैवी बाइक है, लेकिन वो नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं यूएई में 10 साल रहा, हाँ। मैं उनका एडवाइज़र था और मैं उनकी गवर्नमेंट के लेवल, हाँ। ठीक। जब हम बात करते थे ना, वो कहते थे डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें, उलमा को हम मना लेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो तरीका होता है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि हुकूमत अपना वो क्या कहते हैं ना, रास्ता बना लेती है, कानून अपना रास्ता हुकूमत क्या करती थी, हर आलम को एक खुतबा लिखा हुआ देते थे कि कर दो ना, सिर्फ उन्होंने वो पढ़ना था। आप यकीन कीजिए वो खुतबे में एक लफ्ज़ भी नहीं डाल सकते अपनी तरफ से। अब चीज़ें जो सी हैं वो फैल गई हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये कब तक फैलेगा, इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी बता, क्योंकि इससे पहले सिंगापुर ने एक स्टडी की थी, उसने कहा था कि जून में पाकिस्तान में ये ख़त्म हो जाएगा। ये सिंगापुर की स्टडी आपने पढ़ी थी ना? मैंने पढ़ी थी। इसी तरह था। अब क्या क्योंकि जून चला गया है, उसके बाद उसके बारे में था कि सुरैया सितारा के बारे में था, लेकिन सुरैया सितारे को ये नहीं पता था ना कि हमने जो सा है वो बाज़ारों में अनी डाल देनी है, ईद वाले दिन हमने शॉपिंग करनी है और कोरोना को बाय बाय कर देना। आपने जो बात की है ना, हाँ। वो थी मार्च अप्रैल की। हाँ जी, उस वक्त हमें कामयाबी हासिल हो रही थी। और नाज़रीन, ये बड़ी गौर तलब बात है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और अपने कानों को साफ करके सुनिएगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं और दुनिया ये कह रही थी कि जून में पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अब कोरोना फैला क्यों, ये आप अपने गिरेबान झांके बताएं डॉक्टर साहब। जी देखें, WHO भी कहता था कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत WHO बिल्कुल सब ने कहा। अब मसला ये हुआ है कि जब हमने लॉकडाउन ख़त्म करना चाहा है, उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? स्मार्ट। अब मुझे ये बताएं कि ये कुछ समझने वाली कौम है स्मार्ट लॉकडाउन? आप मुझे बताएं, हमें कहते हैं जी लिखें कि छोटी दुकान, उसके अंदर बंदा बैठा होगा मास्क पहन के, ठीक है, उसने दुकान के अंदर रखा होगा सैनिटाइजर। हाँ। एक वक्त में एक बंदा आएगा। नहीं, एक बंदा तो नहीं आएगा। नहीं, उन्होंने लिखा हुआ। अच्छा, SOP की बात कर रहा हूँ, जो हमने लिखी, हम बैठे हुए थे ना, एक बंदा जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा था कि छोटी दुकान की डेफिनेशन क्या है, कितना साइज हो? अच्छा, कोई डेफिनेशन नहीं। अच्छा, माल के अंदर इतने बंदे जाएंगे, तो मैंने कहा जो कतार बार लगी होगी वो क्या करेंगे, टिल का क्या करेंगे? हमारा ये था कि हमारी SOPs में शुरू से ही ये नज़र आ रहा था कि काम खराब हो जाएगा, काम खराब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइमलाइन में दोबारा से जाता हूँ। टाइमलाइन मैं बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी टाइमलाइन ये है कि जैसे मैंने कहा इस वक्त है पीक, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो 500 साल की पैंडेमिक्स है ना, उनकी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि जून के एंड तक तो हम ख़तरनाक हालात के सामने, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे। एक दिन बड़ा मुश्किल है। 15 जुलाई को शायद उसके बाद हमारे हालात बेहतर होंगे।
यानी कि हमारा जो पीक है, जो पीक बन रही है, वो नीचे की तरफ आना शुरू, कर्व बनना शुरू हुआ। ये है कि लाहौर में 15 मई को हमारा ख्याल था कि 6,70,000 लोग इन्फेक्टेड हैं। स्टडी सी मुख्तलिफ जगह ने की हुई। हाँ जी, वो रिपोर्ट भी जमा करवाई, रिपोर्ट जमा करवा, मिनटिंग करके जमा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कन्विंस। अगर उस वक्त 7 लाख थे 15 जुलाई, आज जून के 14 लाख हो गए होंगे। नहीं, किस तरह बढ़ते हैं, 20 हो गए होंगे, 20 लाख। अगर आप मैं आपको एक बंदा 3 बंदों को लगाता है, लगाता है ना, बढ़ता है ना इस तरह, 10 दिन में डबल होता है। हाँ जी, ठीक। अब मुझे लगता यूँ है कि लाहौर में हर 6ठा या 7वां बंदा इन्फेक्टेड है। बिल्कुल है ना? तो इसको देखा गया है कि पुलिस जो सी है उसको आसानी हो गई है ब्राइब लेने में। चंद शिकायत ऐसी जाहिर है जिस, और ये उस स्टेज पे आई जिस वक्त ये कुछ खुल गई थी और कुछ बंद हो गई थी, तो उस वक्त चंद शिकायत ऐसी आई थी। हर घर के अंदर लोग बीमार हैं और वो सिर्फ डॉक्टरों पे जाके इलाज करा रहे हैं। उनसे पूछो ना आप बीमार है, वो कहता है नहीं, ये कोरोना नहीं गा, ऐसा कुछ टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, गला खराब। अच्छा, अब ये जब 6ठा 7वां बंदा इन्फेक्टेड है और फैल रहा है, अब मैं वो स्टडी बयान नहीं करना चाहता। इनडायरेक्टली हमें एविडेंस ये लग रहा है कि इस मुल्क की या शायद 25% के करीब आबादी शायद इस वायरस से गुजर चुकी है। 25%। अब आगे क्या होना है? कौम तैयार रहे 15 जुलाई तक इन हालात का मुकाबला करने के। 15 जुलाई के बाद मुझे यकीन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा और अक्टूबर या नवंबर आपको शायद वाज़े बेहतरी नजर आए कि केसेस कम हो। जब लेकिन ये हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया अब, ये मास्क वाला, ये कितना अरसा और चलेगा? देखिए, ये चीज़ जो है ना, किसे कहते हैं ना, गोस्ट ऑफ द पास्ट, वो हांट करते हैं। ठीक, ये कल्चर कुछ देर रहेगा, यानी कि 2 साल 2 साल लोग इस चीज़ को आदी हो जाएंगे, या जब तक वायरस की वो नहीं आ जाती, वैक्सीन नहीं आ जाती। वैक्सीन का मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मैंने आर्टिकल भी लिखा है, आपने शायद पढ़ा हो। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा तवक्को ना लगाएं। उसकी रीज़न ये है कि 131 ग्रुप वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 46% अमेरिका में है, कुछ चाइना में है। सबसे जो कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे वो थे ऑक्सफोर्ड वाले, इंग्लैंड। अंग्रेज थोड़ा काम करते हैं लेकिन सवार के करते हैं। उसका जो वज़ीर आज़म है खुद ब्रिटिश, उसने अगले दिन कहा है कि आप इस पर ज़्यादा तवक्को ना लगाएं, आप प्रिवेंट करें। वैक्सीन में उन्होंने साफ कहा था बहुत जल्दी बनी, साल के एंड में बनी। अगर साल के एंड में बन गई, तजर्बात भी हो गया सब कुछ, अगला मरहला आता है प्रोडक्शन का। पूरी दुनिया की आबादी के लिए जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं, इतना आसान काम नहीं। फिर आप उसको वायलों में लगा के फिर जब मार्केटिंग करते हैं, फिर आप तक आती है। 2 ऐसे कोरोना वायरस थे जिनकी वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई। एक SARS-1 था, एक मर्स कोवी था। मर्स कोवी को हम भुगत चुके हैं, वहाँ मैं UAE में था उस वक्त। उन दोनों वायरसेस की वैक्सीन बनने से पहले वो ख़त्म हो गए, खुद ख़त्म हो गए वो प्रिवेंशन से, या जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं। अच्छा, मैं अभी अपने सुनने वालों को बता दूँ, अभी आप जो विंडोज़ में चलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये 1918 के जो फ्लू था, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं। ये उस फ्लू की तस्वीरें हैं। ये आप देखें कि उस दौर में भी लोग मास्क और इस तरह की चीज़ें पहन रहे थे और एक दूसरे से समाजी फासले की तरफ लोग एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे। तो उस दौर में भी हुआ था। उसके बाद ये आज यानी कि इन दिनों में आके हुआ है। तो आपको लगता है उन्होंने कितने अरसे में काबू किया और हम अपनी इतनी जदीद नॉलेज के बाद कितने अरसे बाद दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएं? देखें, वो हालात और थे। पहली जंग अजीम का आखिर था, कुछ कौमें शिकस्त खा रही थी, जो फतेह याब भी हो रहे थे वो एग्जॉस्टेड थे, जंगी कैदी थे। यूरोप में सर्दी थी शदीद, उस सर्दी के लिए उनके पास ईंधन नहीं था गर्म करने। उन हालात में वायरस आया। जब वायरस आया तो वहाँ जंग की वजह से सेंसरशिप, जी ठीक है, प्रेस पे उन्होंने कहा कि जी बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, अमेरिका में किसी ने जिक्र ही नहीं करना कि वायरस है। एक मुल्क ऐसा था जंग में नहीं था, उसका नाम था स्पेन। वहाँ खबरों में आ रहा था बंदे मार रहे हैं, 1,000 मार गया, 2,000 मार गया। अब यूरोप वाले, उन दिनों आपको पता टीवी तो नहीं था, इतना राब्ता नहीं था, वो कहते थे ये स्पेन का मसला हमारा है ही नहीं। आखिर रशिया के हालात इतने ख़राब हुए कि प्रावदा ने एडिटोरियल लिखा
कि लेडी स्पेनिश लेडी इज़ इन द टाउन। और जब उन्होंने प्रेस पे आज़ादी दी और लोगों ने बात करना शुरू की, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। ये कौम को खुद सुधरना पड़ेगा। डंडा लैके तुहाडे मगर आवांगे तो चंगे रहोगे। इस तो चंगा कि तुसी आप अपने हालात बेहतर कर लो। तो क्योंकि अल्लाह ताला भी उस कौम की हालात बदलता है जो अपने हालात बदलना चाहते हैं, या अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अपनी मदद कम से कम आप करें और थोड़ा सा ख्याल रखें। आपने सिर्फ एहतियात करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये फैलता जा रहा है। तो ये किसी आपके प्यारे को नुकसान पहुँचाए या आपको नुकसान पहुँचाए, उससे पहले खुद को इससे बचाएं। आए चल के CCPO साहब से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बार। जी नाज़रीन, CCPO लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर, एक अनदेखा सा दुश्मन है और बड़ा अनकन्वेंशनल सा दुश्मन है पुलिस के लिए स्पेशली। तो कैसे इसको केटर कर रहे हैं आप? क्या स्पेशल कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने जवानों को? जी, हमने ट्रेनिंग सेशंस सारे रैंक्स में जवानों के लिए ख़ास तौर पे, वो पहले जब से शुरू हुआ ये थ्रेट उसी वक्त ही स्टार्ट कर लिए थे। और उसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी हमें सपोर्ट हासिल रही और उनके साथ मिलके हमने प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट्स आए। हमने ऑफिसर लेवल पे भी यहाँ पूरा एक ओरिएंटेशन सेशंस करवाए और पुलिस लाइंस में हमने अपने जवानों के और हेड कांस्टेबल्स के लेवल पे ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करवाए। और उसमें उनको जो हम हाइजीन के मुतालिक, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे सकते थे, वो हमने उनको मल्टीपल सेशंस में ही दी। अच्छा सर, आपके ऑफिसर्स भी काफ़ी सारे जिनसे हैं वो इससे इफ़ेक्ट भी हुए, जवान इफ़ेक्ट हुए, शहीद भी हुए, ऑफिसर शहीद हुए। इसके बाद एक और चीज़ देखी गई है पुलिस के फ्रंट लाइन पे होने के बाद साथ साथ कि आपका ताल्लुक जो थाने हैं लाहौर के, जितने 86, 85 जो से पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशन के अंदर तो जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भी होते होंगे, इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन भी होता होगा। तो थानों के अंदर क्या SOPs बनाए गए हैं स्पेशली कोरोना को लेके? देखें, जब से कोरोना का इशू स्टार्ट हुआ तो हमने ख़ास तौर पे ये किया था कि चूँकि उस वक्त जब लॉकडाउन की स्टेज थी तो उसमें तो इन एनी केस सारा पब्लिक इंटरेक्शन बंद था। तो उस वक्त ज़ाहिर है जब आ ही कोई नहीं सकता, तो फिर उस वक्त कंप्लेंट हैंडलिंग और ये चीज़ें बंद थी और हमारी सारी की सारी जो ड्यूटीज़ थी वो लॉकडाउन के लिए डेडिकेटेड थी। और प्लस जो आपके क्वारंटाइन एरियाज़ और जो स्पेशल लॉकडाउन एरियाज़ से उन पे सारे लोग पोस्टेड थे और वो नाकाबंदी पॉइंट्स पे और इन जगहों पे थे। तो उस दौरान ज़ाहिर है हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट भी कम आया एडवर्स। लेकिन जब ये ईज़ आउट हुआ है लॉकडाउन और उसके बाद ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, जब रेगुलर बिजनेस पे गए, रेगुलर उस पर गए हैं, तो नेचुरली कंप्लेंट्स जब आती हैं तो उनके साथ इसकी बहुत बड़ी लाइकलीहुड होती है कि आपके पास ये बीमारी आए और ऐसा ही हुआ है। अच्छा। हमारे जो कंप्लेंट्स के साथ, बस मेरे ऑफिस में भी हमारे एक ऑफिसर जो उनको हुआ तो वो भी कंप्लेंट हैंडलिंग और इन चीज़ों के दौरान तो बट ये एक ऐसा, इसी तरह हमारे जो ऑफिसर मुख्तलिफ मल्टीपल ड्यूटीज़ करते रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, उनकी वजह से वो एक्सपोज होते रहे हैं और उनको ये सारा इशू रहा है। तो अब जाहिर है ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, इसको हम अब छोड़ भी नहीं सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, बट उसकी वजह से एक्सपोजर डेफिनेटली हमारा बड़ा है। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल, ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं वो कि पुलिस को देखा गया है कि पुलिस जो सी है उसको आसानी हो गई है ब्राइब लेने में, कि दुकान जो सी है वो आधी खुली रखो, आधी बंद कर लो, पैसे दे दो, ऐसी शिकायतें आप, क्योंकि मुझे लोगों ने इस तरह बताया कि मजाक में थोड़ी शिकायतें थी कि लोगों की कुछ की दुकान खुली रखी जिसने थोड़ा सा ब्राइब कर दिया और जिसने नहीं किया उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया। ऐसी शिकायतें मिली हैं आपको और आपने कैसे केटर की हैं? जी, चंद शिकायत ऐसी ज़ाहिर है जिस, और ये उस स्टेज पे आई जिस वक्त ये कुछ खुल गई थी और कुछ बंद हो गई थी, तो उस वक्त चंद शिकायत ऐसी आई थी। तो उसके लिए हमारे पास एक SOP मौजूद है, मेरे ऑफिस में SSP डिसिप्लिन है, उनका काम यही है कि वो इस तरह की जब कोई कंप्लेंट आती है उस पर फ़ौरन इंक्वायरी करते हैं। क्योंकि देखने वाले जो आपको सुन रहे हैं वो इस शिकायत को लेके वो कहाँ जाएं, उनको भी बता दें कि वो ऐसी शिकायत किसको बताएं। वो मेरे पास भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में जो डेडिकेटेड हमारे SSP हैं जो डिसिप्लिन और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी से डील करते हैं, वो ख़ास तौर पर इस तरह की जो हमारे पास आई, हमने उनके थ्रू इंक्वायरीज़ भी करवाई और करके जो चंद केसेस ऐसे थे उसमें उन लोगों को पनिशमेंट्स भी दी गई, लेकिन वो बहुत कम थी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो इस तरह के इस ज़रिए से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं दुकान खोलने का। जी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ज़ाहिर है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, लिहाजा जो उसमें लीगल एक्शन है वो भी लेना ज़रूरी होता है। यही ज़ाहिर है ये अपील होगी शहरियों से कि जहाँ हम हिम्मत और हौसले और बहादुरी से काम लें, वहाँ एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें।
अच्छा सर, जिस तरह हम, क्योंकि हम सारे इसी शहर में रहते हैं, लॉरियाँ भी हैं जो आपके पुलिस एहलकार हैं वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम में से बहुत सारों ने इसको सीरियस नहीं लिया हुआ। क्या आपकी फ़ोर्स के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया हुआ और आपने उसको कैसे केटर किया? शुरू में मुझे लगता है कि कुछ लोगों की इस तरह की फीलिंग थी कि शायद वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब तो बहुत सीरियसली सारे लोग लेते हैं। हमने ऑल्दो अपनी SOPs उसी वक्त ही बड़ी कर दी थी स्ट्रिंजेंट, और हमने, आपने देखा होगा, स्टैंडीज़, इंफॉर्मेशन, वॉशिंग स्टैंड्स, डिसइंफेक्शन, सैनिटाइज़र्स, मास्क, ये थ्रू आउट हम, अब चूँकि ज़ाहिर है इसको भी 3-3.5 माह हो गए हैं, तो हम थ्रू आउट शुरू थे ही इसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाते रहे। मास्क हमने सारी फोर्स को मल्टीपल टाइम्स प्रोवाइड किए हैं, सोप हमने सारी फोर्स को प्रोवाइड किए हैं, वॉशिंग स्टेशंस और ये जो आपके स्पेशल किट्स हैं ये हम साथ साथ करते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि अब जाहिर है अगर किसी आदमी का इंडिविजुअल इसके बारे में घर में या बाहर जब वो जाता है, अगर वो एटीट्यूड कैजुअल होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एक ये रिस्क रहेगा कि वो इसमें ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है। ठीक है। तो लिहाजा हम इस पे ब्रीफिंग और ओरिएंटेशन लोगों को ज़रूर करते रहते हैं। ठीक है, अपने लोगों को भी करें जी, हम अपने भी उनको बताते रहते हैं कि आप एहतियात करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरनल हमारा कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है उसके थ्रू, और लोग अब उसको ज़ाहिर है काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा सर, आपको आपके महकमे के लोग जितने भी आपके जवान हैं वो लाहौर शहर के, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? आपके लिए कैमरा है सर। जी, मैं अपने जवानों के लिए तो ज़ाहिर हम इंटरनली भी बताते रहते हैं कि उनके लिए हम हर तरह से जो भी उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम हैं वो मुसलसल साथ साथ कर रहे हैं। जो लोग हमारे कोरोना से अफलिक्ट हो रहे हैं, हम उनकी हेल्थ के लिए, उनके अदरवाइज़ फाइनेंशियल इशूज़ के लिए ज़ाहिर है कर ही रहे हैं, और उनको इस बात का पता भी है। मेरा उनको यानी वैसी चीज़ को लेके परेशान ना हो, मेरा उनको मैसेज यही होगा कि ये हिम्मत और हौसले से करने वाला इस वक्त स्टेज है, ये हमें ज़ाहिर है बहादुरी से इसका मुकाबला करना है और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और यही इससे मिलता जुलता पैगाम मेरा शहरियों के लिए भी होगा जी, कि आपके जो एक्शंस हैं वो हम लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो अगर आप इन SOPs पर अमल दरामद करें, आप ख़ुद भी केयर करें और एहतियात करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो ज़रूरी है, वो हमारे लिए भी आपसे शायद ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फ़ोर्स पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप उस पर ताउन करेंगे, SOPs पे आपने देखा पिछले दिनों में हमने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है, अगर वो करते रहेंगे तो उसमें सभी का भला है, पूरे माशरे का, जिसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा मेरी ज़ाहिर है ये अपील होगी शहरियों से कि जहाँ हम हिम्मत और हौसले और बहादुरी से काम लें, वहाँ एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। जो हिदायत दी जा रही हैं SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कर्टेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सब मिलकर करेंगे तो होगा, अगर कुछ लोग बीच में नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा सर, क्राइम रेट जो है वो लाहौर शहर का बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है उसकी वजह ये है कि पुलिस जो है वो बिज़ी है इस लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर? क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, लॉकडाउन में तो इनफैक्ट काफ़ी कम हो गया था, उसके हमने फिगर्स भी रिलीज़ किए थे, तो अबाउट 40% अभी एकदम से फिर दोबारा इंक्रीज़ हुआ। जब वो ज़ाहिर है लॉकडाउन जब वीज़ आउट होता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा कंपेयर टू दैट पीरियड, तो ऑब्वियसली दैट वाज एक्सपेक्टेड, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद लास्ट ईयर्स फिगर्स तो कोई ऐसा इंक्रीज़ नहीं है। बट ये आपकी बात ज़ाहिर है कि हमारी इस वक्त कमिटमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस लिहाज से हैं कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ऐसे तो कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। यानी हमारी जब से ज़ाहिर है पिछली 1-2 जनरेशंस में ऐसी ग्लोबल पेंडेमिक और जिसका इतना एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा हो वो तो कभी हुई नहीं। जी बिल्कुल। तो पुलिसिंग उस वजह से फंडामेंटली बहुत चेंज भी हुई है। जी बिल्कुल। और हमारी ड्यूटीज़ बहुत सारी जो नॉर्मल आम हालात में होती थी उनसे बदल के बिल्कुल उनकी नेचर चेंज हो गई है। तो वो उस ओवर कमिटमेंट की वजह से एंड द काइंड ऑफ रिस्क दैट दिस डिजीज़ पोजेज टू अस एंड टू आवर फोर्स स्पेशली, अब नेचुरली उसमें स्ट्रेस है और फोर्स के ऊपर भी उसका स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। तो इस वजह से हम ज़ाहिर है कि कोशिश करते रहते हैं कि उनको इस पे मोराल को आप रखें, बातचीत करके समझाते रहें, बट ज़ाहिर है कि इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो मैं यही आप लोगों से भी, मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट होगी तो वो इसमें मोराल बूस्टिंग के लिए उनकी पॉजिटिव इमेज एनहांसमेंट के लिए भी ज़रूर बातचीत करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आप सादा आम सर्कमस्टांसेस में लोगों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते ना कर सकते हैं। ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए।
इसकी पॉजिटिव साइड्स को उजागर करना चाहिए, ताकि वो होगा तो लोग हौसले से और हिम्मत से खड़े होकर इसका मुकाबला करेंगे। फिर इंशाल्लाह सर हमारी दुआ है कि हम पूरी कौम जो सी है इससे महफूज रहें और इससे सुरखरू होकर निकलें। ये मुश्किल टाइम है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस एक हकीकत है और इस हकीकत के साथ हमें अब ज़िंदा रहना है और इस हकीकत से जो नज़रें चुराएगा वो नुकसान उठाएगा। और ये जो आप फिगर्स आप देख रहे हैं, बार बार आपकी ऐप्स के ऊपर भी आ रहा है, महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान की जो ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू की गई है, उसके ऊपर आप ये फ़िगर देख रहे हैं। ये फ़िगर अलार्मिंग है और आपको इस फिगर्स को देख के ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम इस बीमारी को कितना सीरियसली ले रहे हैं। दुनिया में जब आज के दिन जब दुनिया इस लॉकडाउन से वापस आ रही है और दुनिया जो सी है इस बीमारी को खुदा हाफिज़ कह रही है और दुनिया में ये बीमारी कम होती जा रही है, वहीं हमारे मुल्क में ये बढ़ती जा रही है। और ये क्यों बढ़ती जा रही है? ये हमारे एटीट्यूड से बढ़ती जा रही है और इसमें सरकार का कसूर कम और हमारा कसूर ज़्यादा है कि हमने इस बीमारी को सीरियसली लिया नहीं और हमारे प्यारे जो उनसे हैं वो हमसे जुदा होते जा रहे हैं। तो ख्याल सिर्फ इस बात का रखें कि ये बीमारी एक हकीकत है, इस हकीकत से हमें लड़ना है, इस हकीकत से हम नबरदज़मा हैं और इस हकीकत से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो सा है वो एहतियात है। वो एहतियात ही आपको महफूज रखेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।